नमस्कार। दिशा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए विषय भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। भूगोल ऐसा विषय है जो राजस्थान के ही नहीं, लगभग भारत के सभी एग्जामों में इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस प्री, आरएस मेंस तक इसका बहुत महत्व है। और इसी को लेकर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। आपने देखा होगा कि लगभग सभी एग्जामों में एक टॉपिक आता है, जैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। वैसे ही सेम ऐसे ही भारत की स्थिति और विस्तार। ये जो स्थिति है इसका संबंध ही किससे है? अक्षांश और देशांतर से है। अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड और देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड। क्या होते हैं अक्षांश और देशांतर? अक्षांश और देशांतर दोनों में एक चीज कॉमन है, वह है ये ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी संतरेनुमा आकृति की है। मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना देता हूं। यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं जिससे हम विश्व के किसी भी देश, राज्य, जिला या गांव की स्थिति को जान सकें। और इन्हीं काल्पनिक रेखाओं में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अक्षांश की। किसकी शुरुआत करते हैं? अक्षांश की। अक्षांश ये ग्लोब है। ग्लोब पर ऐसी आड़ी रेखाएं जो खींची जाती हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। इन अक्षांश रेखाओं में जो सबसे पहली जो रेखा है वो ये रेखा होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री रेखा के ऊपर, इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। और इस तरफ दक्षिण दिशा है। इस तरफ पश्चिम और इस तरफ पूर्व दिशा है। ये जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर का जो भाग है, इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री जो रेखा है, इससे ऊपर 1 डिग्री पर एक रेखा, फिर दूसरे डिग्री पर दूसरी रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे करते करते यहां तक हम पहुंचते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री पर इन रेखाओं, यहां जो 90 डिग्री है, इस स्थान को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। 0 डिग्री से लेकर उत्तरी, ये जो गोलार्ध है पूरा का पूरा, इस उत्तरी गोलार्ध में यहां से लेकर यहां तक कुल 90 अक्षांश खींचे गए हैं। कितने अक्षांश खींचे गए हैं? 90 अक्षांश। ये जो एक अक्षांश है,
इसे हम बिंदु के रूप में अंकित करते हैं, क्योंकि ग्लोब इतना बड़ा नहीं होता, अंतिम जो अक्षांश होता है उसे बिंदु के रूप में अंकित किया जाता है। ये जो 0 डिग्री है, यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहां हम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार कुल उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश खींचे गए हैं? 90 अक्षांश। ठीक वैसे ही हम आते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक वैसे ही जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर 90 अक्षांश खींचे गए, वैसे ही भूमध्य रेखा से जस्ट नीचे यानी साउथ यानी दक्षिण में कितने अक्षांश खींचे जाएंगे? 90 अक्षांश खींचे जाएंगे। 90 अक्षांश भूमध्य रेखा से ऊपर हो गए और 90 अक्षांश ही भूमध्य रेखा से नीचे हो गए। और ये जो अंतिम अक्षांश खींचा जाएगा वह कहलाएगा साउदर्न या साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो ऊपर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा से ऊपर कितने अक्षांश? 90। भूमध्य रेखा से नीचे कितने अक्षांश? 90। 90 और 90 और 10 डिग्री भूमध्य रेखा स्वयं। इस प्रकार हम देखेंगे कि कुल अक्षांशों की संख्या हो गई 181। लेकिन ग्लोब के ऊपर नॉर्थ पोल का अक्षांश और साउथ पोल का अक्षांश केवल एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए अगर अक्षांश रेखाओं की अपन बात करें तो उनकी संख्या इन 181 में से अपन कितने घटा देंगे? 2 घटा देंगे। तो अक्षांश रेखाएं तो हो गई 179 और कुल अक्षांश कितने हो गए? 181। इन दोनों में अंतर देख लीजिए आप, क्योंकि जो दक्षिणी या फिर आप दक्षिणी ध्रुव वाला या उत्तरी ध्रुव वाला जो अक्षांश होता है वो एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होता है ग्लोब पर। किस पर? ग्लोब पर। और बिंदु को अपन अक्षांश रेखा ने मानकर एक बिंदु मानेंगे। इसलिए जो कुल अक्षांश हुए 181, उनमें से अपन 2 कम कर देंगे। इस प्रकार कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 181। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179 यानी 179। इस प्रकार ये अक्षांश रेखाएं होगी। प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है? लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। आप देखेंगे कि ये जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ये जो सेंटर में खींची गई लाइन है विषुवत रेखा, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। प्रत्येक अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करता है, केवल उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश है और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है उसको छोड़कर। लेकिन 2 बराबर भागों में विभक्त करने वाली रेखा कौन सी? केवल ये। अब आप देखेंगे कि ये रेखा भी इस पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ऊपर का भाग थोड़ा छोटा है और नीचे का भाग थोड़ा बड़ा है। 2 भागों में विभक्त तो कर रही है, लेकिन 2 बराबर भागों में विभक्त कौन सी रेखा कर रही है? इसलिए आपको इस प्रश्न को विशेष ध्यान रखना है। ये 2 लाइनें आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रत्येक अक्षांश साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो अक्षांश अंकित है उसको छोड़कर प्रत्येक अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करता है। दूसरी लाइन क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में
विभक्त करती है। आपको प्रश्न पढ़ते वक्त इस बराबर शब्द का विशेष ध्यान रखना है। प्रत्येक अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करता है। कौन से दो अक्षांशों को छोड़कर? एक तो एन पोल यानी नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल वाले को छोड़कर। और भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा यह पृथ्वी का एकमात्र अक्षांश है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभक्त करता है। वापस आते हैं अपन इसी मैप पे एक बार पुनः हम देखते हैं। ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर 90 अक्षांश, इसके नीचे 90 अक्षांश। अब ये जो ऊपर के अक्षांश है ये भूमध्य रेखा से उत्तर में, किस दिशा में है? उत्तर में। इसलिए इन 90 अक्षांशों को अपन क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा से जो नीचे कितने अक्षांश हैं? 90। इनको क्या बोलेंगे हम? दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखा स्वयं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है, इसलिए इस रेखा के आगे कभी भी ना ही तो दक्षिण लिखा आएगा ना ही उत्तर लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए यहां कोई अक्षांश है, जैसे मान लीजिए 8 डिग्री अक्षांश है, तो इसके आगे क्या लिखा आएगा? 8 डिग्री एस यानी 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जैसे मान लीजिए यहां कोई अक्षांश है 60 डिग्री, इसके आगे क्या लिखा आएगा? 60 डिग्री एन। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ऊपर 90 अक्षांश, भूमध्य रेखा से नीचे 90 अक्षांश, टोटल अक्षांश हो गए 90 प्लस 90 प्लस एक भूमध्य रेखा स्वयं बराबर 181 यानी 181। ये वाला और ये वाला ये ग्लोब पर केवल बिंदु के रूप में अंकित होते हैं, इसलिए इसमें से अपन 2 निकाल देंगे तो 2 प्रश्न बनते हैं। कौन से प्रश्न? कुल अक्षांश तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? कुल अक्षांश रेखाएं। तो आपका आंसर क्या होगा? आप इसमें से कितने माइनस कर देंगे? 2 माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 179। अक्षांश में जनरली यह प्रश्न पूछा जाता है। ऊपर अब एक छोटी सी जानकारी अपन और लेते हैं। आपको अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, रेखाओं की संख्या की जानकारी हो गई। अब अपन देखते हैं ये जो भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के ऊपर अपन इसको एक चांदे के रूप में विभक्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि चांदे के ऊपर अंकित होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ एक समकोण बन जाता है 90 डिग्री। ठीक वैसे ही इसके जस्ट विपरीत उसी चंदे को अपन उल्टा कर लेते हैं और देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री उस पर भी वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते अपन पहुंच जाएंगे 90 डिग्री पर। इस प्रकार ये अपन एक जनरली अपने पास साधन उपलब्ध है चंदा, उसमें अपन देख सकते हैं आधा उसको काट के रख दो और आधा इधर काट के रख लो, ये पता लग गया ये 90 है और ये ऊपर वाले 90 है। इस प्रकार कुल अक्षांश हो गए। अब प्रत्येक 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूछ ली जाती है कि दूरी कितनी है। प्रत्येक 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर की। अपन इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो पृथ्वी जाते जाते ऊपर से थोड़ी चपटी हो जाती है, यहां इनकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। वजह क्या है? क्योंकि पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या है? थोड़ी चपटी है। इस प्रकार आपको ये साधारण सा प्रश्न याद रखना है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अब आपसे मान लीजिए जनरली आपसे कोई प्रश्न पूछ ले तो अपना एक प्रश्न जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप 8 डिग्री नॉर्थ या
उत्तरी अक्षांश पर खड़े हैं और आपको 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाना है, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 12 में से 8 निकालिए, कितने बच गए? 4। 4 गुणा 111 बराबर 444 किलोमीटर की यात्रा अपन को 8 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांश पर जाने में लगेगी। वैसे ही एक और प्रश्न, जैसे जनरली एक छोटा सा प्रश्न मैं बनाता हूं। जैसे आप यहां खड़े हैं, कहां? 12 डिग्री एस पे खड़े हैं और आपको कहां जाना है? 20 डिग्री एस यानी दक्षिणी अक्षांश पे जाना है। 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आपको यात्रा करनी है और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आपको शुरू करनी है और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आपको जाना है। तो 20 में से 12 निकालिए, कितने बच गए? 8। 8 गुणा 111 बराबर 888 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यानी आपको बिल्कुल एक कॉमन प्रश्न याद रखना है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? 111 किलोमीटर की होती है। थोड़ी सी पृथ्वी ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी होने के कारण जब अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ये दूरी माइनर थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज्यादा नहीं बढ़ती, केवल 111.600 तक ये चली जाती है। और यहाँ भूमध्य रेखा के बीच इसको लगभग 110.800 के करीब ये मानी जाती है, लेकिन एवरेज अगर अपन निकालें तो 111 ही रहता है। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब मैं आपको ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश अंकित होते हैं, ग्लोब पर या मैप पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश अंकित होते हैं। मैप पर अंकित महत्वपूर्ण अक्षांश। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? कितने डिग्री? 0 डिग्री। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई गोल चीज है और इस गोल चीज के बीचों बीच एक रेखा बनी हुई है जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं विषुवत रेखा। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो भूमध्य रेखा है इससे लगभग 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री मैं आपको बताऊं, छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच कितने अंश होते हैं? 60 अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? 60 अंश होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 डिग्री अक्षांश है और ये 6 डिग्री अक्षांश है, इन दोनों के बीच कितने अंश हैं? 60। कितने अंश हैं? 60। 6 से लेके 7 डिग्री अक्षांश के बीच कितने अंश हैं? 60 अंश हैं। तो ये जो 30 है ये 60 का कितना है? आधा है। तो इस 23.5 को आप ऐसे भी अंकित कर सकते हैं 23.5 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी अंकित कर सकते हैं 23 डिग्री 30 के रूप में भी अंकित कर सकते हैं। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कौन सा अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो आगे अंकित होता है ये याद रख लेना आप कि आगे एस लगा है या एन लगा है। एस लगा है तो नीचे का मामला हो गया, यानी भूमध्य रेखा से नीचे का मामला, और एन लगा है इसका मतलब क्या हो गया? यह भूमध्य रेखा के ऊपर की बात कर रहा है, नॉर्थ की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। 30.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि यह भारत के 8 राज्यों को विभक्त करती है तथा राजस्थान के भी डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर जो रेखा निकलती है वह कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। इसके जस्ट ऊपर
एक और रेखा है 66.5 एन, 66.5 एन। इसको बोला जाता है, यहां एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक। क्या नाम है? आर्कटिक। और इसी आर्कटिक महासागर के करीब से यह रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ये दो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, एक तो कर्क रेखा और एक आर्कटिक वृत्त। ठीक अपन दक्षिण में आ जाते हैं, वो की वो स्थिति 23.5 इस बार एन लगाकर हम दक्षिण में आ गए तो क्या लगा लेंगे? इसके आगे एस, एस का मतलब दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक वैसे ही यहां अपन थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 66.5 क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एस, एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन एस में इसको क्या बोलते हैं? यहां एक महाद्वीप है, क्या नाम है जिसका? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका या अंटार्कटिक वृत्त। इस प्रकार ग्लोब पर ये 5 महत्वपूर्ण अक्षांश अंकित होते हैं। कई बार आरटेट में, रीट में या फिर सीटेट वगैरह में तो सीधा सीधा जनरली एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 23.5 दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है, या 23.5 उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है। ये कई 4 ऑप्शन इनमें से कोई भी उठा के रख देते हैं, वो इतना सा प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपके सामने प्रश्न बनाता हूं, ये बना दिया ये क्वेश्चन 23.5 एन लगाकर पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या? कर्क रेखा। ऑप्शन बी मकर। ऑप्शन सी भूमध्य। ऑप्शन डी आर्कटिक। ये छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं 23.5। अब इसमें जिसको पता है कि ये एन यानी उत्तर की बात कर रहा है तो वो सीधा सीधा आंसर क्या कर देगा? कर्क रेखा इसका आंसर कर देगा इजीली। इस प्रकार आपको मैं पुनः याद दिला दूं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 179। कुल अक्षांश कितने? 181। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? लगभग 111 किलोमीटर। और महत्वपूर्ण अक्षांश कितने? 5। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सी? भूमध्य रेखा। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि ये जो गोल है इसके चारों तरफ अपन लाइन खींचते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि एक वृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वृत्त का। अब इनमें तमाम अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त है वो कौन सा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए या भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी वो बजाय भूमध्य रेखा के वृत्त के सारे वृत्त छोटे होते जाएंगे, यानी इसको वृहत वृत्त बोला जाता है। कौन सी रेखा बोला जाता है? वृहत वृत्त। यानी ये सब अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा जो वृत्त है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसके बाद वाला जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 90 डिग्री तक अपन जाते हैं, इस तरफ भी अपन आते हैं, वो व्रत इस रेखा की बजाय क्या होंगे? छोटे होंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने बनाता हूं, निम्नलिखित अक्षांशों में सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी रेखा करेगी? निम्नलिखित अक्षांशों में सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी रेखा करेगी? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 20 डिग्री, ऑप्शन सी
40 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो अपन को ऐसा लगता है प्रश्न को पढ़ने में और उसके ऑप्शंस को देखने में कि सबसे बड़े वृत्त का निर्माण तो कौन सा करेगी, 60 करेगी, 60 डिग्री ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी रेखा करेगी, 0 डिग्री, उससे छोटे वृत्त का निर्माण 1 डिग्री और सबसे छोटे वृत्त का निर्माण 90 डिग्री रेखा करेगी। इस प्रकार जो अक्षांशों की जो सामान्य जानकारी है वो आपके सामने मैंने रखी है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि अपन किसी भी राष्ट्र की अक्षांशीय स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं। अक्षांशीय स्थिति, जैसे मैं आपके सामने 2 अक्षांश लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं किसका, भारत का अक्षांश। कितने डिग्री है भारत की अक्षांश कितनी स्थिति कितनी, 8 डिग्री 4 से कितनी, 37 डिग्री 6। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। दूसरी राजस्थान की, राजस्थान की कितनी है, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। अब देशांतरी स्थिति में मत जाइए, देशांतरी स्थिति अपन बाद में ज्ञात करेंगे। अब तो मैं ये बना देता हूं। अब इनके आगे आप जब भी किसी भी पुस्तक में ये चीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके आगे हमेशा क्या लगा हुआ आएगा, एन लगा हुआ आएगा। क्या लगा हुआ आएगा, अगर एन नहीं लगा है तो क्या लिखा आएगा, उत्तरी अक्षांश। क्या लिखा आएगा, उत्तरी अक्षांश। अब अपन इस ग्लोब में देखते हैं, ये भूमध्य रेखा है। अगला किसकी बात कर रहा है कि भारत जो है वो 8 डिग्री से लेकर लगभग 37 डिग्री के बीच स्थित है। 8 डिग्री से लेकर लगभग कितने डिग्री के बीच स्थित है, 37 डिग्री के बीच। और आपका अपना राजस्थान 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच स्थित है। इससे अपने एक दिमाग में एक बन जाती है कि शायद 0 डिग्री तो ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहां तक आता है। कहां तक आता है, 8 डिग्री अपन ये मान लेते हैं। फिर अपन ऊपर बढ़ते हैं 9 10 11 12 15 20 25 30 35 36 37 थोड़ी सी 37 से अधिक है, लगभग मान लीजिए ये 37 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 8 डिग्री से 37 डिग्री। तो अब अपन को ये पता लग गया कि भारत और अपना ये जो राजस्थान है ये दोनों कहीं न कहीं यहां स्थित है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है और कहीं नहीं है, इन्हीं 2 अक्षांशों के बीच। अब वो यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। अब वो यहां और यहां, इन यहां कहां है, इसके लिए अपन देशांतरी स्थिति को पढ़ेंगे कि देशांतरी स्थिति। तो आप देखेंगे, अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान कितने से कितने के बीच है, 23 से 30 के बीच है। तो यहां से चलते चलते 8 तो ये हो गया और ये मान लीजिए 23 हो गया और ये हो गया 30। इसका मतलब ये है कि राजस्थान यहां से लेकर कहीं न कहीं इस ग्लोब में आपको यहां मिलेगा। अब आपको पूरे ग्लोब में यहां वहां कहीं भी राजस्थान को देखने की जरूरत नहीं, बस ग्लोब उठाया, भूमध्य रेखा देखा, ऊपर 23 डिग्री से 30 डिग्री के बीच अपन देख लेंगे, वो कहीं न कहीं आपको राजस्थान नजर आ जाएगा। इस प्रकार अपन किसी भी राष्ट्र की स्थिति देख सकते हैं जिसका अपन को ज्ञान हो कि ये इतने डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो कोई भी राष्ट्र है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री किसके बीच स्थित है, दक्षिण अक्षांशों के बीच। तो आपको इधर उधर ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि दक्षिणी अक्षांश इधर है। तो आधे ग्लोब को तो या फिर आधे इस मैप में तो आपको देखना ही नहीं है, आपको पता है 20 डिग्री से 40 के बीच है। तो ये तो 0 डिग्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 यहां तक 20 हो गया, और फिर कहां से कहां तक है, ये 40 हो गया। यानी जो भी राष्ट्र है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कुछ भी हो, वो कोई ना कोई राष्ट्र है जिसका ये अक्षांशीय विस्तार है, वो यहाँ कहीं बीच में स्थित है। इस प्रकार अगर अपन को ये ज्ञान हो कि अक्षांशीय स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है, तो अपन किसी भी राष्ट्र की अक्षांशीय स्थिति बहुत सरलतम तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।
चाहे कोई सा भी अपन को अक्षांश विस्तार दे दे और अपन को ये बता दे तो अपन तुरंत बता सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। ये मैप चौकोर होता है, पृथ्वी गोल है, मैप चौकोर है। इसके बीच में मैं अंकित कर देता हूं 0 डिग्री। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। इसमें भी ठीक वैसे ही चलती जाती है और यहां तक आते आते कितनी डिग्री हो गई, 90 डिग्री। ठीक वैसे ही यहां तक आते आते कितनी डिग्री हो गई, 90 डिग्री। इस प्रकार मैप पे भी इन अक्षांशों का अंकन इजीली होता है। आगे आगे अपन आगे की कक्षाओं में अपन मैप भी देखेंगे कि अक्षांश कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से राष्ट्र, कौन से राज्य कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये अक्षांशों में आपको जनरली जो 2-4 चीजें बताई गई है, इनकी संख्याएं कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, बृहत्तम वृत्त कौन सा है, इस प्रकार की जानकारी। अब अपना जो अगला जो बिंदु अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं नंबर 2, कौन सा, देशांतर। कौन सा बिंदु, देशांतर। आपने देखा कि ग्लोब पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और ऊपर कौन सा, उत्तरी ध्रुव है, नीचे कौन सा, दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर कौन सी दिशा, उत्तरी, नीचे दक्षिणी, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। यानी इन दिशाओं का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। ग्लोब पर कुछ रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है और सीधी आके किस ध्रुव में मिलती है, दक्षिणी ध्रुव में मिलती है। इस प्रकार की जो ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड। अब आप अपने दिमाग में एक वॉलीबॉल या फुटबॉल की कल्पना करेंगे। मैं तो मानता हूं आप ग्लोब की ही कल्पना कर लीजिए। आपके हाथ में ग्लोब है और इस ग्लोब पर एक रेखा है जो ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे जाती है, फिर वहां से शुरू होकर पुनः ऊपर आ जाती है। इस प्रकार ग्लोब के चारों तरफ उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो होती है, वो कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है। अब आप देखेंगे ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये यहां से प्रारंभ हुई और यहां आई, यहां से प्रारंभ हुई और यहां आई। लगभग सभी देशांतर रेखाएं बिल्कुल एक बराबर गोलाकार में चलती है। चाहे वो कोई सी दिशा से ले लो, वो ऊपर से प्रारंभ होती है, नीचे आकर फिर पुनः वापस ऊपर चली जाती है। यानी ये पूरे एक वृत्त का निर्माण करती है। यानी सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई, जिस प्रकार अपन ने अक्षांश रेखाओं की लंबाई देखी थी कि ये ऊपर जाते 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 इनकी लंबाई घटती जाती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा। ठीक नीचे नीचे आते आते कम हो जाती है इनकी लंबाई। वैसे ही इन देशांतर रेखाओं की लंबाई में कभी कोई फर्क नहीं होता। ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं एक समान दूरी की होती है, एक समान लंबाई की होती है। आप अपने दिमाग में कल्पना भी कर सकते हैं, आपके हाथ में बॉल है और आप उस बॉल के चारों तरफ लाइनें खींच लीजिए। क्या कोई सी लाइन बड़ी छोटी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब एक अक्षांश रेखाओं की मैं आपको जनरली थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 1884 में एक संगोष्ठी हुई विश्व के तमाम भूगोलवेताओं की, विश्व के समस्त राष्ट्रों की। उन्होंने
इन अक्षांश रेखाओं में किसी एक रेखा को चुना और उसे क्या नाम दिया? प्रधान यम्योत्तर रेखा। प्रधान यम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा। चूंकि यह संगोष्ठी ब्रिटेन के लंदन के नजदीक स्थित एक ग्रीनविच शहर में हुई थी, तो वहां से जो रेखा गुजरती है उसी को उन्होंने इन देशांतर रेखाओं में प्रधान रेखा के रूप में स्वीकार किया। यानी यह रेखा तो क्या कहलाएगी? 0 डिग्री। अब इस रेखा के इस दिशा में, यानी इस रेखा के इस दिशा में, अब वो जो चंदा इतनी देर बिल्कुल ऐसे था या फिर ऐसे था, अब उसको अपन ने टेढ़ा कर लिया है। क्या कर लिया है? टेढ़ा कर लिया है। इस दिशा को कौन सी दिशा बोलते हैं अपन? पूरा। तो ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। ठीक वैसे ही ये जो इस रेखा के जो पश्चिम का भाग है, ये कौन सा भाग कहलाता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध। यहां से अपन इन रेखाओं को खींचने का प्रयास करते हैं। यहां से ये जो रेखाएं प्रारंभ होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और यहां तक आते आते वही पहले की तरह कितने डिग्री खींची जाएगी? 90 डिग्री। ठीक वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब ये जो हिस्सा है ये हमारे सामने है, तो 90 देशांतर इधर है और 90 देशांतर ही इधर है, और ये इतने के इतने देशांतर वह पृथ्वी का वह भाग जो हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे, यानी पीछे वाला भाग। आप बोल लीजिए उसका एक हिस्सा आधा आपको दिख रहा है, आधा आपको नहीं दिख रहा, तो उस आधे हिस्से में बीच से लेकर इधर तक 90 अक्षांश है और बीच से लेकर इधर तक देशांतर है, इधर तक देशांतर है। इस प्रकार पूर्व में आपके समक्ष जो नजर आ रहे हैं वो कितने देशांतर हो गए? 90 देशांतर। और इधर वाले भी कितने देशांतर? 90 देशांतर। 90 देशांतर जो यहाँ है और 90 ही देशांतर इसके पीछे हैं, जिस भाग को अपन देख नहीं पा रहे, या फिर जिसको पृथ्वी को घुमाने के बाद या बॉल को घुमाने के बाद ये अपन देख पाएंगे। इस प्रकार इन अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? देशांतरों की संख्या होगी 180। ठीक वैसे ही ये जो 90 देशांतर हमारे सामने है, जस्ट इनके पीछे भी 90 देशांतर हैं। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी होगी? 180 देशांतर। ये जो प्रधान यम्योत्तर रेखा थी उससे लेकर यहां तक सामने और इसके पीछे भी कितने देशांतर खींचे गए हैं? 180 देशांतर। इनको अपन कौन से देशांतर बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। कौन से देशांतर? पश्चिमी देशांतर। और ये जो प्रधान यम्योत्तर रेखा है, इस रेखा के पूर्व में हमारे सामने कितने हैं? 90, और इसके पीछे कितने हैं? 90। कुल कितने होंगे? 180। इस प्रकार कुल देशांतर ये जो 180 हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। अब ये जो 180 डिग्री देशांतर है पूर्वी और पश्चिमी, ये घूम कर जब पीछे आते हैं तो आकर ये दोनों रेखाएं इस 0 डिग्री के जस्ट विपरीत एक हो जाती है, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है।
यानी अब अपन यहां देखते हैं पूर्वी देशांतरों की संख्या कितनी हुई 180, पश्चिमी देशांतरों की संख्या कितनी हुई 180। अब आपको मैंने एक लाइन बताई है अभी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों की ओर कितनी रेखा है, केवल एक ही रेखा है, और एक 0 डिग्री, कितने डिग्री 0 डिग्री स्वयं। तो इस प्रकार इनकी कुल संख्या कितनी हो गई 361। 361 में से ये एक रेखा कम हो जाएगी, कितनी रेखा, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा है, इसलिए इस 361 में से अपन निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे 360। यानी देशांतरों की संख्या कितनी हो गई 360। 0 डिग्री के पूर्व में खींचे जाने वाले पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री के पश्चिम में खींचे जाने वाले पश्चिमी देशांतर। एक बार मैं पुनः आपको रिकॉल करवा दूं हल्का सा, जिससे ज्ञान स्थायी हो जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये मान लीजिए 0 डिग्री है, इसके इधर 90 अक्षांश देशांतर जो आपके समक्ष हैं, और इसके पीछे कितने देशांतर 90, कुल कितने हो गए 180। यानी पश्चिमी देशांतरों की संख्या कितनी होगी 180, इधर 90 और इसके जस्ट पीछे 90, कुल कितने हो गए 180। अब ये 180 डिग्री और 180 डिग्री एक ही, इसलिए इसको ना ही तो पश्चिमी देशांतर बोला जाता है और ना ही पूर्वी देशांतर बोला जाता है। जिस प्रकार 0 डिग्री को कुछ नहीं बोला जाता, ठीक वैसे ही पश्चिमी 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के आगे भी ना ही तो ई लगता है और ना ही डब्ल्यू लगता है, ईस्ट और वेस्ट। यानी इस तरफ खींचे जाने वाले प्रत्येक देशांतर के आगे क्या लगेगा ई, और इस तरफ खींचे जाने वाले प्रत्येक देशांतर के पीछे क्या लगेगा डब्ल्यू। ओके, तो आपकी ये मामला क्लियर है। देशांतरों की संख्या कितनी हो गई 360। ओके, अब मैं एक रेखा खींचता हूं, ये देशांतर है। अब मैं कुछ और रेखाएं खींच लेता हूं। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक दो देशांतरों के बीच की दूरी किस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, किस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लगभग 111 किलोमीटर की होती है। लेकिन अपन यहां से लेकर जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, किस रेखा से, भूमध्य रेखा से अपन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये रेखाएं बिल्कुल पास में आ जाती है और दूरी कम होती जाती है, और यहां आते आते ये सभी रेखाएं, समस्त देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में आके मिल जाती है। तो जब मिल जाती है तो उनमें बीच में दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। इस प्रकार यहां दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। अब अपन जैसे 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 ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनमें दूरी कम होती जाएगी, और यहां पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही नगण्य दूरी हो जाएगी। यानी आपको ये 111 वाला मामला वही अक्षांश वाला, यही देशांतर वाला मामला है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी 111 किलोमीटर, और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी 111 किलोमीटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये दूरी क्या होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ अपन बढ़ते हैं वैसे वैसे ये दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब प्रमुख देशांतर, जिस प्रकार हमने अक्षांश देखे थे, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिका व्रत, वैसे ही दो देशांतर बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे की कक्षाओं में अपन ये भी देखेंगे कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो है
0 डिग्री देशांतर, इसको क्या बोला जाता है? प्रधान यम्योत्तर। क्या बोला जाता है? प्रधान यम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ग्रीनविच शहर के बीच से गुजरती है। इस रेखा से संपूर्ण पृथ्वी का समय निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? समय। जैसे इस वक्त आपकी घड़ी में सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं, तो वही 9 ही क्यों बजने वाले हैं? इसका निर्धारण कौन सी रेखा से होता है? इस रेखा से होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रधान यम्योत्तर रेखा। आगे अपन देखेंगे कि विश्व में समय कैसे ज्ञात किया जाता है आगे की कक्षाओं में। फिलहाल अपन एक बार इस टॉपिक को पूरा करते हैं। और एक होती है 180 डिग्री देशांतर, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी आज जो भी तिथि है उस तिथि का निर्धारण किससे होता है? इस 180 डिग्री देशांतर से। और आपकी घड़ी में, आपके मोबाइल में जो इस वक्त समय हो रहा है उसका निर्धारण कैसे होता है? इस रेखा से होता है। ये हुई जनरल चीजें। अब आपको मैं वो एक बार पुनः उन कॉमन चीजों के बारे में बता देता हूं जो कौन कौन सी है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी हुई? 360। 2 देशांतरों के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी? 111 किलोमीटर की, जो ध्रुवों की तरफ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है। मुख्य जो 2 मैंने प्रधान आपको देशांतर बताए हैं जिनको ज्यादा याद रखना है, एक तो 0 डिग्री जिसको क्या बोला जाता है? ग्रीनविच रेखा, और एक 180 डिग्री जिसको क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 0 डिग्री। और तिथि का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 180 डिग्री। कुल अक्षांश कितने हो गए? 360। अब अपन देखते हैं एक बार पुनः वही उसी प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न पे कि हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति तो देखी थी, अब अपन देखते हैं देशांतरीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी थी? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, और राजस्थान की 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। और देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और राजस्थान की 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ये हो गई देशांतरीय स्थिति भारत की और राजस्थान की। अब अपन एक बार पुनः देखते हैं। अपन को ये तो पता लग गया था कि हमारा भारत और राजस्थान यहाँ स्थित है, लेकिन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। अब आप देखेंगे जब भी कहीं लिखा होगा तो या तो इनके आगे क्या लगा हुआ आएगा? इसके आगे एन लगा था और इसके आगे भी एन लगा था, तो इनके आगे भी तो कुछ न कुछ लगा हुआ आएगा हमेशा। इनके आगे क्या आएगा? भारत विश्व ग्लोब में या मैप पर किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। तो पूर्व के लिए क्या लगा हुआ आएगा? ईस्ट लगाएगा। क्या लगाएगा? ईस्ट। या दूसरी भाषा में पूर्वी देशांतर। यानी भारत ग्लोब में उत्तर में और पूर्व में स्थित है। अब इस प्रकार भारत या राजस्थान ग्लोब में किस दिशा में हो गए? उत्तर पूर्व में, क्योंकि भारत की अक्षांशीय स्थिति तो क्या बताती है? उत्तर, और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या बताती है? पूर्व। इस प्रकार भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में आता है। अब अपन ये देखते हैं
कि अपन को ऐसा पता कैसे लगेगा। देखिए ये कौन सी रेखा थी, 0 डिग्री थी। कितने डिग्री थी, 0 डिग्री। अब हम देखते हैं कि भारत की जो है देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। तो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते अपन यहां पहुंच जाते हैं 68 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 68 डिग्री से लेकर कहां तक जाना है अपन को, 97 डिग्री 25 तक। यानी अब अपन थोड़ा सा इसके पीछे तक चले जाएंगे, यानी मैं यहां 90 डिग्री वाला ही ले लेता हूं। ये हो गया, यानी भारत नहीं तो यहां है, नहीं यहां है, नहीं यहां है, नहीं यहां है, नहीं यहां, केवल भारत कहां है, यहां है। कहां है भारत, यहां है। विश्व मैप में भारत कहां आएगा, यहां आ जाएगा। माफी चाहता हूं, इस प्रकार भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, देशांत अक्षांशीय स्थिति होगी 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, और देशांतरी स्थिति कितनी हो गई 68 डिग्री से 97। अब अपन को पता लग गया कि भारत यहाँ है। अब राजस्थान भारत का पार्ट है, तो यहां से अपन आगे चलते हैं 68 डिग्री से 69 डिग्री, यानी थोड़ा सा आगे राजस्थान। पता है आपको राजस्थान यहाँ से शुरू होता है से लेकर 78 डिग्री, यानी थोड़ा सा और आगे। और ये अपने राजस्थान की देशांतरी स्थिति आ गई, यहाँ राजस्थान स्थित है। इस प्रकार अपन किसी भी राष्ट्र का अगर अपने पास अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो तो अपन तुरंत प्रभाव से यह पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ स्थित है ग्लोब में। बाकी जैसे जैसे इनसे संबंधित कोई अपने पास कोई टॉपिक आएगा तो अपन इसकी और ज्यादा जानकारी लेते जाएंगे। जैसे जैसे अपने प्रश्न दिमाग में आएंगे वैसे वैसे उन प्रश्नों के हिसाब से उस टॉपिक को अपन क्लियर करते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद।